Hello guys, this is Hemant Godara and today in cell biology I will be giving you some knowledge about the types of cells. So without wasting any time, let's begin. So this picture you are seeing is the exact picture you will see when you will observe an onion peel under the microscope. जब आप एक ऑनियन की पील पतले सी पील निकाल के उसको स्टेन करने के बाद जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये फिल्म दिखेगी, जिसके अंदर ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं, हर एक कंपार्टमेंट ये एक सेल है और हर एक सेल के बीच में ये जो डार्क स्पॉट दिख रहा है आपको, ये हर एक डार्क स्पॉट न्यूक्लियस है। सो कुछ इस तरीके से हम सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं बेसिक्स क्लासेस में। So let us begin with two types of cells, prokaryotic cell and eukaryotic cell. So basically दो टाइप के सेल्स होते हैं हमारे पास, वो एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, the organisms whose cells lack a nuclear membrane and the genetic material lies freely in the form of nucleoid and are known as prokaryotic. बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं या उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोट्स या उनकी सेल्स को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। उनके अंदर क्या अलग होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है आपको, दिस इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनकोडेड बाय डीएनए। तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, और से कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है जब एक प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं। तो उस टाइम पे जब भी न्यूक्लियस के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, और ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है, हमेशा न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के बाहर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, उस टाइम पे इस न्यूक्लियस को बोला जाता है न्यूक्लियोइड और इस सेल को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। So next is eukaryotic cell. Organisms whose cell have a well-organized nucleus with nuclear membrane are known as eukaryotes. And all plants and animals इसके examples है। तो इस सेल के अंदर इससे डिफरेंट क्या है, इसमें ये डिफरेंस है कि इसके अंदर काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेलिज इंक्लूड हो जाते हैं, पर मेजर फंक्शन डिफरेंस यही है कि इसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन आ जाती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसकी वजह से ये जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो बाकी के सेल स्ट्रक्चर से अलग हो जाता है। सो यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो यूकैरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और इस न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। नाउ लेट अस सी सम डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। So, size of the cell. In prokaryotes, the cell is around 2.2 to 2.0 picometer in diameter, where in eukaryotes, the cell size increases up to 10 to 100 picometer in diameter. और यहाँ पे अगर आपको पिकोमीटर समझना हो तो पिकोमीटर होता है 1 पिकोमीटर इज अराउंड 10 raised to the power -10 सेंटीमीटर, विच मीन्स कि एक पिकोमीटर 10 raised to the power -10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, विच मीन्स सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा एक पिकोमीटर होता है। न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसको हम या न्यूक्लियोई बोलते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, consisting of nuclear membrane and nucleoli. Membrane enclosed cell organelles, तो जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं इनके अंदर, जो ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ये तो जैसे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज हैं, राइबोसोम्स हैं, ये सारे काफ़ी सारे मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलीज हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन होती है, वो सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज
प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि एग्जांपल गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट एंड मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। सेल वॉल इसके अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है और बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, बट इन यूकैरियोट्स के अंदर वो सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नो कार्बोहाइड्रेट जनरली लैक्स स्टेरॉइड्स। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके पास में कोई कार्बोहाइड्रेट या स्टेरॉइड टाइप्स के कोई भी कार्बन की चेन प्रेजेंट नहीं होती है, बट इन यूकैरियोट्स के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके पास में स्टेरॉइड की चेन और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बट इनमें कोई भी सच स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते। राइबोसोम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों के अंदर होते हैं, प्रोकैरियोट में भी होते हैं और यूकैरियोट में भी होते हैं। तो इसके अंदर फर्क क्या है कि जो इसके अंदर राइबोसोम्स हैं वो 70S वाले हैं। राइबोसोम्स दो सब यूनिट से जुड़ के बने होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। जो इस राइबोसोम्स प्रोकैरियोट के अंदर होते हैं वो 70S होते हैं और इस 70S के अंदर जो बड़े वाली सब यूनिट है वो 50S की होती है और स्मॉलर सब यूनिट 30S की होती है। वहीं यूकैरियोट में राइबोसोम्स 80S वाले होते हैं, इसमें बड़ी सब यूनिट 60S की होती है और छोटी सब यूनिट 40S की होती है। ये मेजर डिफरेंस है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है और सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, बट इन यूकैरियोट्स के अंदर मल्टीपल क्रोमोसोम्स मिलते हैं और ये क्रोमोसोम्स लीनियर स्ट्रक्चर हो जाता है, इनका सीधा स्ट्रक्चर हो जाता है, सर्कुलर नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये दो टाइप के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की वजह से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कैसे बनते हैं। सो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं हमें, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। So what are unicellular organisms? The unicellular organisms body is composed of single cell. Life processes जैसे कि reproduction, digestion, feeding and excretion occur in single cell. तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर वो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं और ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस उसी एक सेल के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। बट इन मल्टी सेलुलर्स ऑर्गेनिज्म काफी सारे सेल से बना होता है, डिफरेंट सेल टाइप्स एंड यूजुअली बिगर इन साइज एंड वेरी कॉम्प्लेक्स। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर काफी सारे सेल्स आ जाते हैं और उसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर काफी बड़ा हो जाता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आ जाते हैं उसके अंदर एंड आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेटेड इन कंपोजिशन अलोंग विद द स्ट्रक्चर। इंट्रिकेट का मतलब होता है काफी ज्यादा डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स, डिटेल या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को हम इंट्रिकेट बोलते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर काफी फंक्शंस काफी बढ़ जाते हैं हर एक के, पर इन यूनिसेलुलर जहाँ पे एक ही सेल है तो सारा फंक्शन उस एक सेल को ही परफॉर्म करना पड़ता है। एग्जाम्पल्स जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, प्रोटोजोआ, साइनोबैक्टीरिया और काफी सारे और बैक्टीरिया। बट इन मल्टी सेलुलर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर में आते हैं। शेप, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इरेगुलर इन शेप, इनकी कोई शेप फिक्स नहीं होती है, बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेट शेप हो जाती है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये सारे के सारे जनरली प्रोकैरियोट्स होते हैं, बट कुछ एक इनके अंदर यूकैरियोट्स भी देखे जाते हैं। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये बॉडी सिंपल होती है, इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एकदम सिंपल होगा, कुछ कॉम्प्लेक्सेशन नहीं होगी। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बॉडी क्या हो जाती है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। हाथ पाँव जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बॉडी स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, अलग अलग फंक्शंस हो जाते हैं, उसकी वजह से इनकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका खाना कैसे होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरली कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स इन नेचर होते हैं, बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोथ हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ दोनों पाए जाते हैं। लाइफ स्पैन,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल के होंगे वो ऑब्वियस सी बात है उनका लाइफ स्पैन बहुत ही छोटा होगा, बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन बहुत ही लंबा हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन बहुत ही बड़ा होता है। सो अब हम देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात होगी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फर्दर डिवीजन क्या होती है। ये होती है दो टाइप्स की सेल्स, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ये एनिमल सेल सारी की सारी हेट्रोट्रोफिक होती है और प्लांट सेल सारी की सारी ऑटोट्रोफिक होती है। और ये आपको नाम से पता चल रहा होगा सारे एनिमल सेल्स किसके बने होंगे, एनिमल सेल के, और प्लांट सेल्स प्लांट सेल। और यहाँ पे आपको इस इमेज के थ्रू पता ही चल रहा होगा कि काफी सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल बहुत बड़ी चीज जो यहाँ पे देखने को मिल रही है वो है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। बट यहाँ पे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। और फर्दर डिफरेंसेस के लिए हम देखते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल। सेल वॉल एब्सेंट होती है, बट इन प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, बट इन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन बोथ आर प्रेजेंट, ओनली एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लाइजोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं और लाइजोम्स यूजुअली नॉट एविडेंट। सो प्लांट सेल के अंदर लाइजोसोम्स एविडेंटली नहीं दिखते, मतलब कि हमें यूजुअली दिखते नहीं है, मतलब होते तो हैं पर यूजुअली हम देख नहीं पाते हैं, स्टडी नहीं कर पाते हैं। बट एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम्स क्लियरली विजिबल होते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो दोनों के अंदर होता है। शेप ऑफ द सेल, एनिमल सेल इरेगुलर शेप की होती है, बट इन प्लांट सेल फिक्स्ड रेक्टेंगुलर शेप की होती है प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज सिंथेसिस ऑफ फूड। एज एनिमल सेल एक हेट्रोट्रॉफिक सेल होती है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, बट प्लांट सेल एक ऑटोट्रॉफिक है इसलिए क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे होता है। साइटोप्लाज्म, सेल है तो दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म होगा ही होगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जितनी भी मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे कि अगर इस डायग्राम से आप देख पा रहे होंगे कि ये सेल और ये सेल है, इसके अंदर ये जो ऑरेंज कलर का ये पूरा मैट्रिक्स भरी हुई है, पूरा सरफेस कवर्ड है ये ऑरेंज से, इसमें भी ऑरेंज से ये सारा का सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो ये थोड़ी सी कार्टूनिस्ट टाइप है, बट एक्चुअल में ये जो अंदर सारा का सारा फ्लूइड भरा होता है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। फर्दर ईआर की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, जिसमें दो टाइप के ईआर होते हैं, स्मूथ ईआर एंड रफ ईआर। तो एनिमल सेल के अंदर दोनों होते हैं और प्लांट सेल के अंदर भी दोनों होते हैं। राइबोसोम्स की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर राइबोसोम्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी की जरूरत है, एटीपी की जरूरत है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होंगे। वैक्यूल की जहाँ पे बात आती है, यहाँ पे वैक्यूल भी एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर, जहाँ पे वन और मोर स्मॉल वैक्यूल। तो आप यहाँ पे मेन वर्ड जो देखने समझना चाहें वो स्मॉल वर्ड के ऊपर फोकस करें। एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो बहुत स्मॉल होता है, बट प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं उसको। क्यों, क्योंकि बीच में पड़ा होता है और बहुत बड़ी सेल की बहुत बड़ी मेजर वॉल्यूम उस वैक्यूल ने घेरी हुई होती है। सो यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम किससे बनी हुई होती है, वैक्यूल से। क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज ऑफ फूड का बहुत काम करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल एनिमल सेल के अंदर होता है, बट प्लांट सेल के अंदर लोअर प्लांट फॉर्म्स में, बहुत ही जैसे छोटे प्लांट फॉर्म्स हैं उनके अंदर होता है। जो बड़े एंजियोस्पर्म्स फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स के अंदर जो बड़ी प्लांट सेल्स बन जाती हैं उनमें नहीं होता है। तो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ कि सेंट्रियोल होता क्या है बेसिकली। तो जो सेल होती है, सेल के पास में ये एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है सेंट्रियोल, जो क्या करता है, जब सेल डिवाइड करने लगता है तो उस टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। वो आप जब आप माइटोसिस और मियोसिस पढ़ोगे जब आपको पता चलेगा कि जो सेल डिवाइड होने लगता है, सेल को जब दो हिस्सों में तोड़ना पड़ता है, तो उस टाइम पे ये सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स बनाता है, और उस स्पिंडल फाइबर्स की मदद से ये सेल आधे आधे हिस्सों में बढ़ जाती है। तो ये फंक्शन होता है सेंट्रियोल का, और उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है।
लास्ट आता है गोल्गी अपरेटस। तो गोल्गी अपरेटस दोनों में होता है, और जनरली प्लांट सेल के अंदर जो गोल्गी अपरेटस होता है उसको हम डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। So that's all for the types of cells. So hope you guys अंडरस्टूड वेल। आप सबको मेरी इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिली होगी, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।